Hello बच्चों, let's read the question. The question is the electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे रखा है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर पर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पर, वो दे रखा है 100 वोल्ट. टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड. इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स बताए जा रहे हैं, जो एक तो है S1 और एक है S2. S1 में कहा जा रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. और स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट. और अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा. अब हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं है. ठीक है, तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और गाउस लॉ से हमें ये पता है, गाउस लॉ से हमें ये पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उस पर सारा का सारा जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रहता है. ठीक है, इनसाइड चार्ज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. इनसाइड चार्ज मतलब क्यू इनसाइड जो होता है वो जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर. और क्यू इनसाइड अगर जीरो है दैट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा. दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है. मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या है, जीरो है. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो हो गया आपका, स्टेटमेंट 1 जो हो गया वो तो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. और उसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो होता है और अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट. अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम देते हैं माइनस dv अपॉन dr से, जहां पर v क्या है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस, और r डिस्टेंस होती है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट मीन्स ये होल वैल्यू विल बी जीरो, और पूरी वैल्यू जीरो दैट मीन्स हमारा जो v आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट है. v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि v की वैल्यू जो है वो कहाँ है, सेम रहेगी. ठीक है, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा ये. अब ये क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा. इसका मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पर है जो कि क्या था, 100 वोल्ट है, वही क्या होगा, अंदर भी होगा सेम पोटेंशियल. तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस तभी जीरो बनेगा जब दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होगा. दैट मीन्स बाहर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ही, अंदर भी क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा. हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा. और रीजन उसका क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारा v जो होगा वो कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पर सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल बन जाएगा. दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो भी क्या है, ट्रू है. और वो ट्रू किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है. ठीक है, क्योंकि S1 ट्रू है इसलिए S2 ट्रू है, क्योंकि इसके ट्रू होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है और स्टेटमेंट 1 में यही कह रखा है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.